अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर से एक दफ़ा आगाज़ में ही बात करते हैं ज़रूरी तौर पे कोरोना वायरस और तीसरी लहर के बढ़ते हुए केसेस के जो एक इस वक्त रुझान है और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जो बढ़ते हुए खतरात हैं उनके बारे में। नाजरीन, तीसरी लहर के होते हुए आज भी जैसे कि रेगुलरली एनसीओसी का इजलास होता है, एक तरफ वैक्सीनेशन को जल्द अज जल्द रोल आउट करने की कोशिश है और दूसरी तरफ एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराना सबसे जो इम्पोर्टेंट वो एक एस्पेक्ट है इसका, वो समझा जा रहा है। पहले इस पे एक रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते, फिर मजीद बात करते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के सेहत और तालीम के वुज़रा का इजलास विफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद की सदारत में हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विफाकी वजीर शफकत महमूद ने बताया कि इजलास में तालीमी इदारे खोलने और इम्तहानात के बारे में मुशावरत हुई। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा कि वो ईद तक मज़ीद बंद रखे जाएं या नहीं, और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बंद रहेंगी और वो ऑनलाइन चले जाएंगी, और जहाँ असर नहीं है वहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ नहीं हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपना मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। विफाकी वजीर ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात और कैम्ब्रिज के इम्तहानात SOPs के तहत होंगे। 9, 10, 11, 12 के इम्तहानात होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ सूबों ने, मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने अपने टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन मई 24 से पहले नहीं होगा। कुछ जून में होंगे, कुछ पेपर्स जुलाई में भी होंगे। और इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है वो उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ताकि अगर इम्तहानात लेट होते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी लेट आएगा और यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो भी जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है। ये फ़ैसला किया गया है कि ये इम्तहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि NCOC में सेहत और तालीम के वुज़रा ने बच्चों के मुस्तकबिल और सेहत को मद्देनजर रखकर फैसले किए हैं। जी नाजरीन, ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि पढ़ाई का किसी का भी हर्ज हो, लेकिन जो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर और साथ साथ पे स्कूल्स जो कि हॉटस्पॉट हर तरह से समझे जा रहे थे, उनके होते हुए कोई गालिबन इसके अलावा हल शायद नहीं था। तो एनसीओसी ने आज भी ये अनाउंस किया है कि फिजिकल क्लासेस 28 अप्रैल तक जो है वो नहीं होंगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आया ये जो सस्पेंशन है ये ईद तक मजीद जारी रखी जाए या फिर ऐसे इतने हालात हमें इजाजत देते हैं और इतने केसेस में कोई कमी आई है कि हम सस्पेंशन को हटा दें और क्लासेस, फिजिकल क्लासेस को पहली से 8वीं जमात तक रिज्यूम किया जाए। और साथ साथ एक बहुत अहम ऐलान नाजरीन जो कि वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने किया, वो ये कि जो इम्तिहानात का शेड्यूल है 9th ऑनवर्ड्स, 9वीं और 10वीं जमात के, उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सईद गनी साहब भी कल वो ये बात कर रहे थे कि सिंध के वजीर तालीम के कोई भी नहीं चाहता, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत या कोई भी नहीं चाहता स्कूल्स, पेरेंट्स की पढ़ाई का हर्ज हो, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो गालिबन इसी चीज़ का तकाजा करते हैं। ऐसे में जो इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील ना करने का फैसला है वो क्या दुरुस्त है या नहीं है, एक तो ये प्राइमरी सवाल है जिसको हम इस वक्त टेबल करेंगे अपने पहले सेगमेंट के लिए। फिर जाहिर है इसके बाद हम लोग सियासी जो महाज है उसकी तरफ भी रुख करेंगे, वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो इम्तिहानात हैं उनका शेड्यूल अनचेंज रहेगा। पहले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से इस बात के ऊपर काफ़ी एहतजाज हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं या जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं उनके उसके हवाले से कि ऑनलाइन ही पेपर्स दिए जाएं, फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो। ये बात स्टूडेंट्स की तरफ से और बहुत एक उठाई गई थी एक टाइम पर। लेकिन अब इस वक्त जो हालात हैं वो किस चीज़ की मांग करते हैं, इस पे हम लोग आज पहले सेगमेंट के दौरान फोकस रखेंगे अपना। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एक्सपर्ट हैं ऑन द लॉ और इन तमाम उमूर पे अपना जो तज्जिया तबसरा है हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वेलकम राजा साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अहमद जवाद साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स और व्यू
पॉइंट्स हमारे साथ रखेंगे तमाम मामलात पे। ग्लैड टू हैव यू अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, हमें सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और पीपल्स पार्टी का इन तमाम अमूर पे जो व्यू पॉइंट है हम उनसे सुनेंगे। सिंध गवर्नमेंट का भी ऑफ कोर्स वेलकम ऑन बोर्ड। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपकी तशरीफ आवरी का। ऑनलाइन हमारे साथ हैं दोनों हजरात, अहमद जावेद साहब भी और करीम ख्वाजा साहब भी। अहमद जवाद साहब, अच्छा सॉरी आमिर अब्बास साहब, अगर आपसे बात का आगाज करूं मैं, बताइएगा ये जो कोरोना वायरस के तहत जो इस वक्त एक पूरा मामला चल रहा है और जो तीसरी लहर, ग्रोइंग फियर्स अमिड द थर्ड वेव, किस तरह से हमने इसको टैकल करना है? और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन खास तौर पे जो एनसीओसी का अब जो फैसला है कि शेड्यूल को तब्दील नहीं किया जाएगा, ये आप कैसा देखते हैं? ठीक है, कोई खदशा तो इससे हमें नहीं होगा? देखिए, इसको टैकल हमने करना है कि जैसे कि आपने के इल्म में है कि जनाब ये जो है वो वाला है जो कि बरतानिया से यहाँ पे आया है, ये जो न्यू वायरस है इसमें जो आपके इश्यूज हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। अब आपने देखना है कि हमारे यहाँ जो अवाम है इसमें हुकूमत से ज़्यादा अवाम को ये अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उनकी एजुकेशन पिछले 1-1.5-2 साल से हो रही है। नाउ दे आर नॉट न्यू टू दिस थिंग कि उनको इतना बेसिक चीज़ें समझाई जाएं कि मास्क क्या चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज़ है, या आपने हाथ कैसे धोने हैं, सैनिटाइज कैसे करना है। दिस इज़ ऑल इन देयर कंप्यूटर्स, उनकी चिप में फीड हो चुका है। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एट द पब्लिक प्लेसेस, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लूज कर दिया है कि वो सख्ती हमें नज़र नहीं आ रही कि इफ़ यू गो टू ये जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आपको वीक नज़र आ रही है। उन्हें फाइन्स नहीं हो रहे, उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा। रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में आप देखिए कि हमें याद है कि बड़ी जो मेडिकल स्टोर्स थे, दूसरे थे, नोबडी वुड एंटर विदाउट अ मास्क, लेकिन अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये बात है कि ये थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन फोकस होनी चाहिए। जब जहाँ तक रहा कि जी गवर्नमेंट की तरफ से जो असल इशू है वो है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशंस पे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी तक हमारी सोसाइटी में हमें नज़र आ रहा है कि पढ़े लिखे तो आप तनासुब देखिए वो नहीं है रेशो, तो लोगों को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि आया वैक्सीनेशन करानी भी है कि नहीं करानी। पीपल आर इन डोलड्रम्स कि वो अभी तक ये डिसीजन नहीं कर पा रहे मेजॉरिटी कि जनाब ये वैक्सीन चाइना से हम ले रहे हैं, ये हम स्पुतनिक ले रहे हैं, ये हम दूसरी ले रहे हैं, तो ये आया हम फाइजर का वेट करें, हम क्या करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि वन शुड बी वेरी क्लियर कि जनाब द सूनर द बेटर आप इसको लें। और इसको ये नहीं कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जनाब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा है कि जो ये वैक्सीनेशन है इसको आप एक वो फाइनलिटी इसने अभी तक अटेन नहीं की। कोई ऐसे रिजल्ट्स आपके पास या रिपोर्ट्स नहीं है कि जिसमें 100% आप ये कह सकें कि जनाब इसका ये ऐसा क्योर है या ऐसे ये शॉट्स हैं कि जिसके बाद आपके पास कोई स्पेस नहीं रहता इस कोरोना वायरस के आने का। लेकिन बात यह है कि दिस इज़ द ओनली अवेलेबल रेमेडी और ये आपके पास है। तो आगे आगे आप जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इसकी इंटेंसिटी ऑल्दो गर्मी में थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि जी स्टूडेंट्स की एक इसमें जो हमें इस दफ़ा नया एलिमेंट नज़र आ रहा है पिछले 1-2 माह से, वो ये है कि बच्चों में इसकी जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और अलार्मिंग होने की वजह ये है क्योंकि बच्चों के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उन्हें जितना भी रोकेंगे, आप उन्हें जितना भी स्कूल्स में मना करेंगे, बट वो इंटरमिंगल होते हैं, वो इकट्ठे खेलते हैं, वो एक लाइन में होते हैं, दे ईट टुगेदर। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि स्कूल्स की हद तक आई पर्सनली बिलीव कि इसको जितना मैक्सिमम आप इसको ऑनलाइन रखेंगे और फिजिकल क्लासेस नहीं लेंगे वो बेहतर है। लेकिन अब जहाँ तक रह गई कि जी ए लेवल्स की या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की, देखिए अब ए लेवल्स या ओ लेवल्स के जो पेपर्स हैं अगर आप इंटरनेशनल उनकी डेट शीट्स के हिसाब से चलेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन में आपको वो इतनी ज़्यादा वो स्टडी नहीं हो सकी, तो ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ आई फील के बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। कभी एग्जामिनेशंस कैंसिल होते हैं, कभी उनके पेपर्स डिले हो रहे हैं। तो इसको बड़ा इफेक्टिवली खासकर स्कूल को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक ये भी पेरेंट्स की तरफ से भी तो ये शिकायत आ रही है ना आमिर साहब के वही फीस चार्ज की जा रही है डिस्पाइट द फैक्ट के फिजिकल क्लासेस उस तरह से नहीं है, तो इनके अपने भी तो एक्सपेंडिचर स्कूल्स के नहीं है उस तरह से। यहाँ पर क्यों गवर्नमेंट इस बात को एनफोर्स नहीं कर रही कि चलें जब तक फिजिकल क्लासेस
नहीं है, कोई डिडक्शन एटलीस्ट जो बहुत प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे उनकी तरफ से कुछ हो? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे याद है कि इनिशियली जब ये कोरोना वायरस आया था, ये पेंडेमिक, तो लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों ने भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ये फैसला किया था कि 20% एटलीस्ट इसमें रिडक्शन है। बिकॉज इफ़ यू गो टू स्कूल्स, अब आप स्कूल्स को देखें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं कि वहाँ पे गर्मियों में एयर कंडीशनिंग नहीं चलेगी, सर्दी में वहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं चला, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बिजली के और दीगर अखराजात कम हो रहे हैं। तो जब अखराजात कम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए, शफकत साहब को चाहिए कि लोगों को देखिए ना, आपने रिलीफ देना है अवाम को। अवाम ऑलरेडी तो रिलीफ की खाली ये शक्ल नहीं होती कि जनाब आपने हेल्थ कार्ड के जरिए रिलीफ देना है, आपने एक मिडिल क्लास को भी, क्योंकि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि जो लाखों की हजारों की फीसेस देते हैं एंड दे आर चार्जिंग द सेम, और उनको कोई वो भी नहीं किया जा रहा कि शुरू में गवर्नमेंट ने कहा था कि जनाब अगर आप 1 माह 2 माह 3 माह पेरेंट्स फीस नहीं देते तो उनका नाम स्टक ऑफ नहीं होगा। लेकिन अब तो 1 माह आप अगर फीस नहीं देते तो वो तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में स्विच ऑफ कर देते हैं। और ये वो इश्यूज हैं कि पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स बेचारे क्या करें, वो तो मजबूर हैं। तो गवर्नमेंट को जहां पे वो कहते हैं कि मदीना की स्टेट होगी, तो मदीना की स्टेट में देखें कि जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तालीम की तरफ है, और तालीम के चैप्टर में अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स फैमिलीज फेस करेंगी तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि अल्टीमेटली आई पर्सनली बिलीव कि इससे हमारा जो तालीमी मयार है, ये जो इफेक्ट लाजमी हो रहा है, बच्चों को वो एजुकेशन ऑनलाइन नहीं मिल रही कि जो फिजिकली मिलती थी, क्योंकि पब्लिक, जाहिर है पब्लिक सेक्टर में उस तरह से तालीम का नहीं है। सही बात है कि कॉन्फिडेंस खासतौर पे जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास भी जो घराने हैं, वो उस तरह से नहीं कन्फाइड करते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर को तालीम के मामलात में। अल्टीमेटली फिर उनको रिजॉर्ट करना पड़ता है प्राइवेट निजी शोबे की तरफ, और फिर उनकी तरफ से एटलीस्ट ये प्रॉफिटेयरिंग इन हालात में होनी चाहिए कर्टेल। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा अहमद जवाद साहब, आपकी इजाजत से पहले मैं जाती हूँ सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा की तरफ, ताकि उनके भी हम पॉइंटर्स पहले ले लें, फिर अहमद साहब प्रॉब्ली उन तमाम को, और राजा साहब की भी इस वक्त जो उनकी तरफ से भी बातें हैं उठाई गई हैं, उनका कलेक्टिवली आप हम हुकूमत से उनका जवाब मांगे। बताइएगा सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? सिंध हुकूमत ने भी यही कहा है, और कल जैसे सईद गनी साहब भी कह रहे थे कि कोई नहीं चाहता कि तालीम का हर्ज हो, लेकिन ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, मजीद हम कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं? क्योंकि बदकिस्मती से इस मरतबा जो तीसरा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, यूर डॉक्टर योरसेल्फ, तीसरा वेरिएंट ऐसा है कि इसमें बच्चे भी इम्यून नहीं है। बिल्कुल मसला ये कि जो थर्ड जो म्यूटेशन से जो चीज़ अभी आई है सारी दुनिया में और हमारे पास पाकिस्तान में यूके से जो आई है, तो बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है हर जगह। तो इस वक्त जो सिंध में हमारे पास खासतौर पर हमारा जो कराची शहर है वहाँ 3% पर जा रहा है, और हैदराबाद हमारा 8% पर जा रहा है। तो अगर हमारा ये सिंध में खुदा न खास्ता 8 और 9% आएगा तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा फैसला है। फिर एग्जामिनेशन पर भी हम सेकंड राय रखते हैं कि हम नहीं होने देंगे, और इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि इतना 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर खुदा न खास्ता अगर होता है तो ये होता है। बाकी देखें ना, मुझे याद है कि जब मुश्किल वक्त आते हैं दुनिया पर तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स भी बहुत ज़रूरी है, पर जब इंसान की जिंदगी फर्स्ट चीज़ है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि खुदा करे इससे ज़्यादा नहीं बढ़े, अगर बढ़ता है तो कम से कम हम जो है लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ये सजेशन उनको भी दूंगा सब सूबों को, क्योंकि NCOC का शुरू से हमारी जो राय है कि ये गैर कानूनी बॉडी थी जो हमने एक्सेप्ट तो की है, कि CCI के मर्ज में आता है, जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, मैं अच्छा मुझे अलाउ मी सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। और ये जो सवाल था ना, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, आमिर साहब भी जैसे फरमा रहे थे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर इस वक्त कोई हम लोग बेहतर इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, खासतौर पे फीस, उनकी फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो ये तो आपसे भी हो सकता है क्योंकि तालीम तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट का इस पर क्या आप लोगों का मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं, इससे मैं आपसे जानूंगी। लेकिन अहमद जवाद साहब, इफ आई मे आस्क यू सर, आप पहले इस पर फरमा दें, क्योंकि 2-3 पॉइंटर्स हमने कलेक्ट किए हैं। एक तो तालीम का हर्ज, ये सच्ची बात है कि कोई नहीं चाहता, लेकिन अब इनएविटेबल किस्म के कुछ हालात बन गए हैं।
तो ऐसे में क्या हुकूमत कोई जो वैक्सीन का रोल आउट प्लान है, कहा जा रहा है कि उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए, या इलाकाई तौर पर जो वैक्सीनेशन वगैरह हैं, पाकिस्तान कैन प्रोबेबली पेस दिस अप, तो कोई ऐसा हुकूमत के पास रोड मैप है कि आप जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करें? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनकी फीस स्ट्रक्चर, अगर फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही हैं तो जाहिर है उनको उस तरह के मुआवजे भी फिर पेरेंट्स से नहीं लेने चाहिए। जी मोना, ये आप मेरे से पूछ? जी अहमद साहब, टू यू सर। जी अच्छा मोना, देखें अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब कोरोना का आगाज हुआ था तो उस वक्त हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो चंद हजार थी, और उस वक्त बड़ा मीडिया के ऊपर शोर हंगामा मचता था कि दुनिया में देखें क्या हो रहा है, आपके मुल्क में टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आप देखें कि बतदरीज उसमें इजाफा हुआ और आज हम 40-45 हजार टेस्टिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह से वैक्सीनेशन का आगाज अभी हुआ है, हो सकता है हम इसमें थोड़े से स्लो हों, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उसमें हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि 1 महीने के बाद इसका भी कोई जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि ये भी हम इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे वैक्सीनेशन की स्पीड को। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू पे कोई टीडिंग प्रॉब्लम होती है आपको, कि आपने एक फॉर्मेट बनाना है, एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी है, कुछ वैक्सीनेशन हैं जो कि टेम्परेचर जिनके लिए जरूरी होता है, कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, तो उसमें जो आपका स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत इस बात से बखूबी वाकिफ है, और ये हो नहीं सकता कि हम अपनी वैक्सीनेशन को दुनिया से पीछे रखें, इसलिए कि अगर दुनिया ने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली तो पाकिस्तान से तो किसी को फ्लाई नहीं करने देंगे कोई, ना यहाँ पे कोई आएगा ना यहाँ से जा सकेगा, और हुकूमत को पता है इस चीज का। इसीलिए इसकी जो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ आप देखें, रिसेंटली NIH में वैक्सीनेशन पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका भी आगाज हुआ चाहता है, और जैसे ही वो होगा वो प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाएगी, पब्लिक सेक्टर को भी दी जाएगी। और एक और चीज जो इसके परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो है मीडिया पे जी कि वो एक स्पुतनिक जो है बाहर से आई है और इसको इतने महंगे दामों दिया जा रहा है, जिससे अवाम पे बोझ पड़ रहा है। देखें, पूरी दुनिया में प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज का सिस्टम हमेशा से मौजूद है। वो एक्सपेंसिव होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने खुद अरेंजमेंट करने होते हैं, उसमें गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। लेकिन नहीं सर, जैसे ये है ना कि तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा हाँ, फ्री ऑफ चार्ज। अहमद साहब इफ यू अलाउ मी, देखें अभी आप जो बात आपने फरमाई है, अब गवर्नमेंट के हद तक तो जाहिर है एक एज लिमिट है ना। आप तो जो एल्डरली हैं पहले आप लोगों ने उनको प्रायोरिटाइज किया है, एंड राइटली सो। लेकिन अगर कोई खुद से लगाना चाह रहा है तो कम से कम इनके प्रॉफिट मार्जिन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट में रहते हुए, जो भी प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन ला रहे हैं। जी मोना, देखें प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा एक कंपटीशन बेस्ड मार्केट होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज प्राइवेट सेक्टर में जो 8,000 रुपए है, आप देखिएगा 1 महीने बाद इसकी प्राइस में भी कमी आएगी। मेरी आज किसी से बात हो रही थी, एक और कंपनी है जो कि इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम 4,000 रुपए तक प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लेके आए। तो देखें, प्राइवेट सेक्टर तो कंपटीशन की बुनियाद पे काम करता है। एक जिसने आगाज किया हो सकता है वो कुछ ज्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहा हो, या उसको इक़दामात में कुछ ज्यादा उसके कोई इन्वेस्टमेंट हो रही हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर देखें, और प्राइवेट सेक्टर में ये NIH पे जो आएगी ना वैक्सीन जो गवर्नमेंट बना रही है वो भी आएगी, वो 3,000 रुपए की होगी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर कैसे उसको सर्वाइव करेगा, उनको भी नीचे आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मेरा अपना ये ख्याल है कि 1-2 महीने के अंदर ये वैक्सीनेशन का इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, टेस्टिंग कैपेसिटी पे इश्यूज पे, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर लोगों को एतराजात थे, लोगों ने तरह की। कोई एज ब्रैकेट में बढ़ने का है, कोई इम्कान है कि हम इस एज ब्रैकेट को आगे ले जाएं, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, जो एल्डरली नहीं, मतलब थोड़ा सा और आगे चले जाएं, जो एटलीस्ट ये कि जिनको हुकूमत खुद वैक्सीनेट करे? देखिए मोना, 50+ की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। मैं खुद उसी एज ब्रैकेट में आता हूं और मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मैं 1.5 माह मैंने खुद भी कोरोना में गुजारे हैं, मुझे कोरोना के बारे में बहुत ही अंदाजा है। और मैं आपको ये बताऊं, एक और जो चीज बार बार कही जाती है कि ये जो है एक्टिविटीज जारी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना जो है ये अब हमारे साथ रहना है,
हमने इंफरादी तौर पे SOPs को फॉलो करना है और अपनी जिंदगी के मामूलात को जारी रखना है। हम अब इसको बंद नहीं कर सकते, ये रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारे साथ है। अपने अपने SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ मत मिलाएं, और ये जो मोहब्बत में प्यार में जाके लोग एक दूसरे को गले लग रहे होते हैं वो लगना बंद कर दें, हाथ मिलाना बंद कर दें, 6 फुट का डिस्टेंस रखें, कोरोना कुछ नहीं कहेगा। सही है। मैं अहमद साहब आपकी तरफ लौटती हूँ। एक अमल है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा अहमद साहब। मैं आपकी तरफ लौटती हूँ क्योंकि जो एक ये स्कूलिंग के हवाले से एक सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं वो भी आपकी तरफ लेके आती हूँ। हमने सियासी एतबार से भी बात करनी है दीगर सेगमेंट्स में, लेकिन करीम ख्वाजा साहब सिर्फ इसमें मुख्तसरन आप फरमा दें पहले, क्योंकि आपकी तरफ ये मैं पहले लाना चाह रही थी कि ये सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर पे एटलीस्ट कुछ हो कि अगर फिजिकल क्लासेस नहीं है, अभी जो हम इससे कबल सबसे पहले जो आमिर साहब से हमारा डिस्कशन हो रहा था, जब फर्स्ट वेव आई थी मोना, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफाई किया था, हमने कहा कि फीस कम की जाए और हमने जबरदस्ती और जो लॉ के हिसाब से उस पर अमल दरामद किया। इस बार भी अगर चीजें खराब होती हैं तो हम उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली करेंगे। दूसरी बात है कि वैक्सीन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये आर्ग्यूमेंट्स में वजन नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं तो वो खरीदे। हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान के हर शहरी को मुफ्त में वैक्सीन देना जरूरी है। हिंदुस्तान में अभी तक 5 या 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे पास 10 लाख लोगों को 9,86,000 या 36,000 लोगों को लगी है, वो भी हमें किसी ने गिफ्ट की है, हमने अपने पैसे से नहीं खरीदी है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक और मजम्मत वाला जो है NCOC का अमल है। और मोना आखिरी सेंटेंस, ये जब भी पेंडेमिक खत्म होगी एक कमीशन जरूर बनेगा जिसमें जो गलतियां हुई हैं, जिन जिन लोगों ने क्राइम किया है कोरोना के हवाले से, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, जो कि अंडर कारपेट हलाकतों को इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, खासतौर पर पंजाब और KP और बलूचिस्तान में टेस्टें नहीं की, तो इनका मोहम्मद रहमान कमीशन की तरह इनको फेस करना पड़ेगा। सर उसमें PDM भी कहीं ना आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने जल से जुलूस नहीं रोके थे। नहीं, मेरी बात सुने, ये बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, ये हमारा शुरू से मौक़िफ़ है और एज अ डॉक्टर मेरा मौक़िफ़ है। नहीं बिल्कुल, मैं आई टोटली एंडोर्स दिस, की बहुत अच्छी बात है, ये जिम्मेदारियों का बिल्कुल इसमें तयन होना चाहिए। जो भी इसमें कोई नेग्लिजेंस किसी की तरफ से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इस किस्म की हुई हो, जान का मामला है। अहमद जवाद साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो अभी करीम ख्वाजा साहब ने कहा है कि आप जाहिर है गवर्नमेंट खुद से वैक्सीन खरीदे, गालिबन खरीद भी रहे, लेकिन ये कब जल्द अज जल्द ये कब अवेलेबल होंगी आवाम के लिए? क्योंकि अभी तक तो जाहिर है वो तमाम है जो हमें डोनेशंस के तौर पे मिले हैं या जो हमें दीगर ममालिक की तरफ से एज अ गिफ्ट मिले हैं। अहमद साहब, आई बिलीव ही इज विद अस। अहमद साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें, फिर लेट मी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। एक बात तो बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एक हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो कोरोना या कोविड-19 के इश्यूज हैं, इस पे किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने इसमें देखा कि जब ये फर्स्ट वेव आई, सेकंड आई, तो हमें नज़र आया कि वफाक और सूबों और ये थोड़ी सी सियासत इसमें नज़र आ रही थी। तो इसको एक तो सियासत के उससे निकालिए और फिर लोगों को थोड़ा सा ये फिगर भी दीजिए कि देखिए दुनिया में ये अगर आई है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू लिव ऑल आवर लाइफ्स विद दिस। और उसके बाद जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो उसकी एक नेचुरल, उसका एक डेथ का टाइम होता है, वो ख़त्म भी होती हैं। और आप ये देखिए कि फ्लू से दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में दीगर बीमारियों से, जॉन्डिस से डेली कितने मर रहे हैं सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि आपने इसको एज ए वो नहीं देखना कि जनाब ये कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर कर्ज आया हुआ है। इट्स ए नेचुरल डिजीज लाइक, जिसकी रेशो शायद बहुत सी जो हमारी डेथ की दीगर रेशोज हैं उससे बहुत कम है। और फिर हम लोगों को ये बताएं कि जनाब ये जो म्यूटेट करता है, ये जो चेंज होता है, इस चेंज के इफेक्ट्स क्या हैं और इसको दुनिया में किस एंगल से देखा जा रहा है। हमारे यहाँ जो एक
फॉर्चुनेट एलिमेंट है वो ये है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो इतनी उसकी रेशियो ज़्यादा है कि हमें जो डेथ्स नज़र नहीं आ रही जो हमें यूरोप में नज़र आती हैं या अमेरिका में नज़र आती हैं, तो वहाँ तो 90% जो डेथ टोल है दैट इज़ अबव 75 और इस एज ग्रुप में हो रहा है। तो ये चीज़ें लोगों को बताएं कि इस एज ग्रुप के लोग, इस डिजीज़ के साथ अगर कोई लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रिकॉशंस करनी है। यंग जो हमारी जनरेशन है उसने इसको कैसे टैकल करना है। सो दीज इश्यूज नीड एजुकेशन। चलिए नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ स्विच करते हैं और बात कर लेते हैं अब सियासी महाज पर, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और आज भी हमने देखा कि बाकायदा अलहदगी इख्तियार कर ली है। बहुत एएनपी ने, जो कि एक बड़ा मेजर कंपोनेंट थी पीडीएम का, तो एक मेजर पार्टी हैज़ स्टेप्ड असाइड। तो अब ये कितना इस चीज़ को, इस पूरी अपोजिशन की जो तहरीक है उसको किस लेवल तक मुतासिर करेगा, गिवन द फैक्ट कि बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है। इस पर पहले एक सवाल मुलाहिजा कर लें, फिर हम लोग मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, एक तरफ तो अपोजिशन की सरगर्मियां और अभी भी कोशिश ये की जा रही है, जितनी कोई पीडीएम में कोई थोड़ी बहुत भी जो लोग मौजूद हैं या जो थोड़ी बहुत जान बची है पीडीएम में, ये कहना गलत नहीं होगा, तो अभी कोशिश की जा रही है कि उसको मजीद कोई रिवाइव किया जाए, अभी भी कुछ इंटैक्ट रखा जाए इन जमातों को। एएनपी ने तो आज अपने राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं पीडीएम से, लेकिन अब इनके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात के भी मामलात हैं, जो कि अगर याद पड़े तो ये अपोजिशन का कोर एजेंडा था, जिससे प्रोबेबली पीडीएम का एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जन्म हुआ था कि इंतखाबी इस्लाहात हो। उनको प्राइमरी जो उनका मसला था या जो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो था ही 2018 के इंतखाबात के हवाले से। तो ऐसे में इंतखाबात का जो अमल है, पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है, और वो भी पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि जब से तलखियां बढ़ी और नून लीग के साथ जो उनकी राहें जुदा होती हुई नजर आई, उसके बाद से पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम हुकूमत के साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात में उनका साथ देंगे और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्लियामेंट में करेंगे। तो अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात की बात है, वो गवर्नमेंट के पहले से ऑफर दे रहे थे, अपोजिशन का इसमें ये मौक़िफ़ था, वो कह रहे थे कि ये एक आई वॉश के तौर पर हुकूमत हमें पेशकश दे रहे हैं, असल में सीरियसनेस नहीं है हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात को लेकर आगे जाने की। लेकिन अब अगर अपोजिशन भी ये कहने पे, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी भी ये कहने पे आमादा हो गए हैं कि वो साथ देंगे हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, एक तरफ तहरीक चलानी है, दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात की भी बात की जा रही है, क्या ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं या नहीं? एक तो सेनेटर ख्वाजा साहब, इसका पहले आप अगर जवाब फरमा दें, और उस्मान सईद बसरा साहब, वेलकम आपको बहुत। एक तो उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ शॉर्टली आती हूँ उस्मान साहब, लेकिन सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, आपसे पहले इसका अगर हम जवाब ले लें, क्योंकि जाहिर है आपके स्पेसिफिक ये एक सवाल है कि इंतखाबी इस्लाहात, अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप हुकूमत के साथ मिलकर करने को तैयार हैं, आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन भी कह रहे हैं कि आप करेंगे हुकूमत की, लेकिन पीएमएलएन जिन्होंने बेसिकली आपके साथ शुरुआत की थी, वो भी, और मौलाना साहब, तमाम मिलकर कह रहे हैं कि आप फ्रेंडली अपोजिशन हैं और आप दरअसल कोई संजीदगी नहीं है आपकी अपोजिशन की मुहिम में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी इस्लाहत होती है थ्रू लेजिस्लेशन, पाकिस्तान में अभी तक 73 कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर अब तक कंसेंसस से सब चीज़ें हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट आप इस तरह लें कि इंतखाबी इस्लाहात में भी कंसेंसस होगा, सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि सब पार्टी को, अपोजिशन तो हमने की है, अब इस पर तो हम बहुत कुछ बात करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस पाकिस्तान में और बड़े सगीर में कांग्रेस के बाद जो स्ट्रगल चली है, किसी ने नहीं की है। तो वो कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान की अली की। तो अब अगर जिन लोगों को पहाड़ से टकराने का शौक है, हम टकराने के लिए तैयार हैं, पर इसके लिए बहुत कुछ और भी चीज चाहिए। इस पर बड़ी डिबेट फ्यूचर में होगी, पर इस्लाह भी हम चाहेंगे कि वो कंसेंसस से हो। पीपल्स पार्टी का मतलब ये नहीं है। कंसेंसस का मुराद क्या सर, कि आप नून लीग या दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं आप उनको साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि पीडीएम से तो आप अलहदा हो गए, एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा? अभी तो फिलहाल हम कह नहीं सकते हैं कि अलग हुए नहीं हुए,
पर ये कि इख्तिलाफ या जो रजिस्ट्रेशन होगी उसमें कंसेंसस ज़रूरी है। हम कंसेंसस से आगे बढ़ेंगे। इस तरह नहीं होगा कि मेजॉरिटी की बुनियाद पर वो जो अगर इख्तिलाफ होगी तो वो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक जो भी इख्तिलाफ या जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है वो कंसेंसस से हुई है। तो हमारा ये स्टांस है पीपल्स पार्टी का, इंतखाबी इस्लाह में कंसेंसस जरूरी है। सेनेटर साहब, फिर अगर कंसेंसस की ही बात है तो वो तो नून लीग या पूरी ओवरऑल पीडीएम जो शो कॉज नोटिस खास तौर पे जो आपकी तरफ आए, अलबत्ता ये कि आज नून लीग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई शो कॉज नहीं दिया, यानी पीडीएम ने कोई शो कॉज नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ आपसे वजाहत मांगी है। तो ये बताइएगा कि वो भी तो ये कह रहे हैं ना कि आपने 9 जमातों के कंसेंसस को रिस्पेक्ट नहीं किया। जो 9 जमातें कह रहे थे कि इस्तीफा दें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया है इस्तीफे से, जिसकी वजह से फिर ये मामलात खराब हुए। देखिए, मैंने ये कहा कि जो जिस बाढ़ से या वुल्फ और जो है फॉक्सेस से लड़ने की बातें हो रही हैं, उसमें दम और खम चाहिए, और ये दम और खम सवाए पीपल्स पार्टी या एएनपी के दीगर पार्टियों में दम और खम नहीं है। मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि फॉक्सेस और वुल्फ से अगर लड़ना है तो हमने ही लड़ाइयाँ की है फॉक्सेस और वुल्फ में, हम मारे भी गए हैं और फांसियाँ भी खाई है, इनमें दम कम नहीं है। इस वक्त में हमारा एहतियात को ज्यादा मैं ऐसी बात कहकर मेरी तरफ से कोई इसका गलत इम्पैक्ट नहीं लिया जाए, पर इनमें दम नहीं है कि फॉक्सेस और वुल्फ से लड़ सकते। जी अच्छा, उस्मान साहब आप बताइएगा, अभी आपने सुना सेनेटर करीम ख्वाजा साहब तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा और यही वो 2 जमातें थीं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट किया फॉर ऑपोजिशन लीडर इन सेनेट। तो अब आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं वैसे बतौर गवर्नमेंट, क्या आपके लिए ये बहुत कोई सुकून का सांस है कि आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा और इनके आपस में खुद ही डिफरेंसेस सामने आ गए? क्योंकि आपकी तरफ से वैसे इसको कुछ जवाब कुछ होना चाहिए था या ऑपोजिशन के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए थी आइडियली स्पीकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमें तो पहले दिन से ही ये हम तवातर के साथ कह रहे हैं कि जितनी भी पीडीएम में शामिल जमाते हैं अपोजिशन की, देखिए खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अपोजिशन करना बड़ा टफ काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, और पीडीएम का तो ये टफ काम करने के लिए कोई एजेंडा ही नहीं था, कोई बयानिया ही नहीं था। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई तहरीक चली है, पाकिस्तान बनाने से लेकर के क्या में पाकिस्तान की तहरीक हो, या इमरान खान ने एक तहरीक जिसको लीड किया पाकिस्तान में इदारा जाती इस्लाहात की तहरीक को, जब तक आपके पास बयानिया ना हो लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। इस पूरी जो भानुमती का कुनबा था, इनके पास बयानिया न था, न आज है, न कल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये मुख्तलिफुल ख्याल की जमातें हैं, इनका नजरियाती तौर पर एक दूसरे का टकराव है, और ये सिर्फ इकट्ठी हुई थी सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेने के लिए। एनआरओ के अलावा कुछ भी मतमाए नजर नहीं था। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लीडरशिप थी पीडीएम की, खास तौर पर जो बड़ी जमातें थी सियासी तौर पे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इंतहाई तिफलाना किस्म की लीडरशिप है। आप देखिए कि मरियम ने सारी जिंदगी में क्रेडिबिलिटी मरियम की क्या है, ये सवाल उठना चाहिए ना। लीडरशिप तो वो होती है जो अपनी क्रेडिबिलिटी से अपने आप को मनवाती है। एक कैलरी फॉन्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में झूठी ट्रस्ट डीड, एक इदारों को गाली देने के अलावा उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकली कुछ उनकी ग्रोमिंग नहीं थी। तो इस इतिहाद का यही बनना था, नवश्ता दीवार ही यही था कि ये अल्टीमेटली जाके ऐसे ही किसी जबू हाली का शिकार होगा जो हो गया है। और मेरे ख्याल में करीम ख्वाजा साहब जो हैं वो बहुत कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह गए हैं कि हम ही हैं जो कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पर इतनी बहस काफी है, क्योंकि इनके पास कोई बयानिया नहीं था, ज्यादा ये अमली तौर पे कोई अपोजिशन कर ही नहीं पाए। देखिए, अपोजिशन का मकसद ये था, पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए अपोजिशन कीजिए, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए। आप कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली, आप कहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी बात को मानते हैं। आइए इंतखाबी इस्लाहाती अमल में हमारे साथ बैठिए। किसी एक कमेटी में अपोजिशन की ये 10-11 जमातें बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमलन इंतखाबात में जो दंड है, जो इंतखाबी मामलात के अंदर एक वो उस्मान साहब अगर बैठते हैं तो आप लोग उनको कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, वो इसलिए भी तो फिर आपको पता है ना, वो फौरन किसी भी टेबल से उठ जाते हैं। विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं तो बिल्कुल किसी इस किस्म की ब्लेम गेम में नहीं हूँ। मैं मामलात को बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हूँ। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कभी भी जो इंतखाबी इस्लाहात है उसके लिए कभी भी अपोजिशन की ये जो भी डेमोग्राफी आपके सामने है, ये तैयार नहीं है, एक दिन भी बैठे नहीं है।
जब भी बैठे हैं, जब भी अपोजिशन की ये जमातें हुकूमत के साथ किसी भी टेबल पे बैठी हैं, अब देखिए कि पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी रिसेंट माजी करीब में हुई है, वो आपकी फैटफ के ऊपर कानून साजी थी। ये कोई हुकूमत की कानून साजी तो नहीं थी, ये कोई ऐसी कानून साजी तो नहीं थी जिसके ऊपर कोई इमरान खान को जात की मनफत थी। ये तो पाकिस्तान के कौमी मफाद की थी। उसके लिए भी हमें 33 जो अमेंडमेंट की सूरत में एक पर्दा थमा दिया अपोजिशन ने। ठीक है, हाँ वही वाला मामला जो सारा था, जो नैब की अमेंडमेंट और फिर साथ फैटफ बिल। जी, इसलिए देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान में डिफेक्टो इलेक्शन के बेनिफिशरी ये अपोजिशन है। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबी इस्लाहात की बात होगी, ये अपोजिशन जो आज बैठी हुई है, देखिए मैं आपसे बड़ा सीरियसली आपके सामने एक नुकता रखता हूँ। यानी कि 2018 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध से जीती है, वो तो दूधों धुले इलेक्शन हैं, वो तो आप जमजम से नहा के निकले इलेक्शन हैं। लेकिन जो पंजाब के अंदर जहाँ पे इनका वजूद ही नहीं रहा, वहां पे कहते हैं ये धांधली हुई है। ठीक है, ठीक है। जहाँ जहाँ सेंट्रल पंजाब से जीती है, वहां तो इलेक्शन है ठीक, और जहां जहां पिटी है वहां इलेक्शन। देखिए ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। काफी सारी ऐसी बातें हैं। दोबारा कह रहे हैं आइए बैठे, सारी अपोजिशन हमारे साथ बैठे, बिल्कुल उसको उन्होंने, लेकिन साथ साथ अब देखे ना उस्मान साहब, आप दावत दे रहे हैं लेकिन साथ साथ उन्होंने तहरीक भी चलानी है। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी तो बड़े पुरअज़म है, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब में कुछ करेंगे और नो कॉन्फिडेंस हम पंजाब से शुरू करेंगे। मैं किस्तों से पंजाब में तहरीक तो चलेगी नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है, सिर्फ मैं अभी गुजरांवाला में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूँ, यहाँ बिलावल साहब 4 दफा टाइम देके कि मैं आ रहा हूँ नहीं आए। पंजाब का कुछ नहीं है, ना केपी में इनका कुछ है, ना बलूचिस्तान में है। अंदरूनी सिंध की हद तक हम बिल्कुल समझते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी सिंध में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा कहीं नहीं। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा सब गीदड़ बपकी हैं। सही उस्मान साहब, मैं ये जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट कि गुजरांवाला का कहा बिलावल साहब ने, फिर वो नहीं है, मैं ख्वाजा साहब से इसका जवाब मांगूंगी। लेकिन आमिर साहब पहले आप इस पे बता दें, ये एनआरओ की जो बात है, किसको मिल गया फिर एनआरओ? क्योंकि ये तो एक दूसरे पे इल्जाम आयद कर रहे हैं। नून लीग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के तमाम जो केसेस वो सिंध शिफ्ट हो गए, वो यही चाहते थे। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि मरियम साहिबा, अब आपने देखा है बीमार, अल्लाह वैसे उन्हें सेहत दे, और फिर डॉक्टर अदनान आ गए, तो अब कोई उनके बाहर जाने के मामलात बन रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो मोना ज़हन में रखिए कि ये अपोजिशन में और पीडीएम में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अपोजिशन ऑलवेज होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि अपोजिशन ने कोई किरदार अदा किया है या नहीं। आपको लेजिस्लेशन की बात कर रही हैं तो आपको असेंबली के फ्लोर पे नज़र आता है। ये जो अपोजिशंस होती हैं, ये इस अंदाज में मोमेंट्स में चेंज नहीं होती। तो जो पीडीएम है वो तो एक उन्होंने तहरीक बनाई, एक मोमेंट बनाई, और वो मोमेंट क्या थी कि जनाब हम अगर वो नवाज शरीफ का पहला देखते हैं कि जनाब उसमें बाय नेम लेके अदारों को उन्होंने मलाइन करना शुरू किया, उन्होंने हर्जा सराई की, उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। फजल रहमान को हम देखते हैं तो वो पिछले बरस भी और इस बरस भी दोबारा से वो अपने मुल्क के आइनी अदारों और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ बात करनी शुरू की। इसी अंदाज में हम देख रहे हैं कि कुछ और महमूद खान अचकज़ई था, उसने क्या बातें करनी शुरू की। तो इसको अगर आप एक मोमेंट का नाम दें तो ये मोमेंट ऐसे नज़र आ रही थी कि जो कि अपने ही मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़, जो कि अपने ही मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़, जो कि अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हमें उभरती हुई नज़र आई। तो जब ये चीज़ें अपोजिशन की ये अकठ जो 9 या 10 जमातों का था वो लेके आए, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तमाम जो हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, ये उन तमाम का एक बयानिया नहीं था। पीपल्स पार्टी का ये बयानिया नहीं था कि जनाब आप इस अंदाज में अदारों के नाम लेके चलेंगे। तो जब ये चीज़ें नज़र आईं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो सेन एलिमेंट्स थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, तो उन्होंने बैकआउट किया इससे। इवन नून में लोगों ने बैकआउट किया। जब ये बैकआउट हुआ तो हमें नज़र आया कि वो जो लाहौर का जलसा था उसमें लोगों की शिरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उससे क्या हुआ कि ये पूरा पीडीएम, दैट वाज द डे कि जिसको मैं कहता हूँ कि पीडीएम उसी दिन ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद बहुत पहले खात्मे का ऐलान कर दिया। और एक चीज़ कि ये गैर आज एएनपी और फजल रहमान, अब आप देखिए ना, एएनपी वाले कह रहे हैं कि जनाब अगर अब ये वो उनके वो जो नुकाती 20 नुकाती एजेंडे को छोड़िए, वो कह रहे हैं कि जी उधर सिंध में तो पीटीआई और फजल रहमान का इत्तेहाद हो रहा है और यहाँ पे पीडीएम इकट्ठे होकर इलेक्शंस की क्या बातें करते हैं। तो ये वो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं जो अब लग रही हैं। तो पीडीएम इज़ नो मोर देयर, वी शुड, अब इसका तो नाम भी शायद अब नहीं आना चाहिए कि पीडीएम कहीं पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जहां तक रह गई बात एनआरओ की,
NRO Quickly, इज हाँ। समथिंग वेरी सीरियस। अगर आवाम को ये नजर आया कि जनाब ये जो इतने बड़े बड़े मेगा केसेस थे और वो मेगा केसेस में कोई कंप्रोमाइज हो रहा है या उनको किसी आपने ऐसी अलमारी में रख दिया है कि जहां पे टाइम बीइंग वो उनको छेड़ा नहीं जा रहा, तो इससे जो पीटीआई का अकाउंटेबिलिटी का जो स्लोगन था या जिस पे वो आए थे या जिस पे इमरान खान आज भी बात करते हैं, इसका क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब आ रहे हैं, बिल्कुल, 2 बिल्कुल। साल रह गए हैं, तो अगर पीटीआई इससे साइड पे चली गई, जरदारी साहब के केसेस, इधर नून के या हमजा के या शहबाज के केसेस, या ये तमाम लोग जमानतों पे बाहर आ गए, तो हमारा अदालती सिस्टम, हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, तो उस पे एक बहुत बड़ी जद आएगी Damaging होगा, ठीक है। जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा। तरीके से लाइसेंस दे दिया जाएगा कि आप डील आमिर साहब, I have करिए। to और जी टेक अ क्विक राउंड के ये अब पंजाब में कुछ हो सकता है, होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, और ऐसे में पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की प्रोबेबली कोई मुलाकात मुतवक्के है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। ख्वाजा साहब, इस पे पहले बता दें, कोई ऐसी बात है क्या जहांगीर तरीन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी कोई मुलाकात है एक्सपेक्टेड? देखिए मोना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश शुरू से ये रही है कि कलरफुल पंजाब हो जिसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और लोग शामिल हो। अब थोड़ा मैं बहुत जल्दी कहूँगा कि कोविड की वजह से जो सारे दुनिया में जो आ गया है फाइनेंशियल क्राइसिस, वो पाकिस्तान में भी आया है, या माइनस में चली गई है हमारी जीडीपी। और जब भी कब वबाएं आती है दुनिया में, और मैं ख्वाजा साहब, इफ यू अलाउ मी प्लीज, मेरे पास वक्त क्योंकि कम है, ये मीटिंग कोई एक्सपेक्टेड है या नहीं है सर, ये बता दें, आपके अपने पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इस वक्त इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मालूमात है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब जो कलरफुल पंजाब था और जो टॉलरेंट पंजाब था, जो भगत सिंह का पंजाब था, जो लेफ्ट के लोगों का पंजाब था, तरक्की पसंद लोगों का पंजाब था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी पंजाब को रिवाइवल करेगी और ये प्लूरलिस्टिक। राइट, ख्वाजा साहब प्लीज मुझे अलाउ मी, मैं जरा क्विक इस पे बाकियों का भी रिस्पांस ले लूं। जी उस्मान साहब, कोई मीटिंग अगर इस किस्म की होती है जहांगीर तरीन साहब और जरदारी साहब, और पंजाब में कुछ हो सकता है इनकी तरफ से कुछ हिलजुल? देखिए मोना, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये यहाँ टेलीविजन पे बैठ के ये बातें करना पंजाब ये बड़ा आसान है। मुझे बताएं ना, ये ख्वाजा साहब समेत पीपल्स पार्टी के जितने लोगों को भी आप अगले हफ्ते लें, इनसे पूछिए कि वजीराबाद के अंदर बाई इलेक्शन में आपका उम्मीदवार कौन था, सियालकोट में कौन था, हत्ता कि लाहौर में आपके उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में कौन थे। इसलिए मतलब ये पंजाब इनका मौजूद बहस नहीं है। ये जो इनकी अंकश पदंदान किस्म की परफॉर्मेंस है ना सिंध के अंदर, आने वाले 1-2 वीक के अंदर हम आपको टेलीविजन के ऊपर उसके ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत पंजाब की बात करते हैं उनके ज़हन से निकल जाएगा। राजा आमिर अब्बास साहब बात करें, इससे ज्यादा कुछ चीज नहीं। ठीक, राजा आमिर अब्बास साहब आखिरी लाइन प्लीज। देखिए मोना, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये मुलाकातों से नहीं होना, इट्स अ प्योर कैलकुलेशन, फिगर वर्क्स हैं, और आपने देखना है कि पंजाब में जो चौधरी बरादरान हैं असल में उनका रोल काउंट करता है, ना कि आपका ये मिलते हैं जहांगीर तरीन या जरदारी साहब। बोथ ऑफ देम डू नॉट मैटर इन द पंजाब गवर्नमेंट। व्हाट मैटर्स इज कि आपके एलाइज, आपके चौधरी साहब, और उसके बाद आपने देखना है कि जी आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से एक तरफ तो नून को खिलाफ बात कर रही है, क्या उसको नून को प्रमोट करने में और नून को ऊपर लाने में या हमजा को लाने में पीटीआई को फायदा है या नुकसान? मैं समझता हूं पीटीआई के लिए ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है कि जो मौजूदा वजीर आला है वो रहे, बनिस्बत इसके कि हमजा या शहबाज दोबारा से पार में आए, जो कि कहते थे कि हम पेट फाड़ के लाड़काना की सड़कों पे इन्हें लटाएंगे। ठीक है, राइट नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे, क्विक वाइंड अप। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।